मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। बस तो अब ये देखो हैबिट में आएगा धीरे धीरे, इस तरीके से आप लोग प्रतिज्ञा करते रहेंगे। ये शायद हमको लगता है किसी संस्थान का ये ऐसा पहला प्रयोग होगा जो अपने संस्थान में प्रतिज्ञा, मतलब स्कूल में तो होती है प्रतिज्ञा, लेकिन किसी कंपटीशन संस्थान में ये पहला ऐसा प्रयोग होगा कि विद्यार्थियों को सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रतिज्ञा कराई जाती है। ये विद्यार्थी प्रतिज्ञा है जो स्वयं मैंने लिखी है, ठीक है। तो इसको आप रेगुलर करेंगे और इसका धीरे धीरे एक दिन समय आएगा तो पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा कि हर वर्ड का क्या मतलब है। प्रतिज्ञा आप स्कूल में करते हो लेकिन उस सभी लोगों को उसको वर्ड, उसके मतलब अर्थ को नहीं समझते हो, इसीलिए अमल नहीं कर पाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत रहती है लेकिन बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या सही चल रहा है कि नहीं? ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने अब तक जो है हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से प्रकाश में आई, उसका जो है काल समय क्या था, ये अध्ययन कर लिया। और कुछ स्थल थे, उन स्थल के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो है कौन कौन से स्थल भारत के मानचित्र और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में कौन कौन से स्थल थे, उनका भी अध्ययन किया। और अब आज हम लोग, और इसके बाद नगरीय योजना के बारे में भी हम लोग चर्चा किया था कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगर किस तरीके से थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दी। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रमुख जो हड़प्पा नगर हैं, जिनको नगर कहा जाता है। अब नगर था तो ऐसा तो है नहीं कि जितने स्थल मिले हैं सारे नगर ही रहे होंगे, गांव भी तो रहे होंगे, लेकिन कम से कम लगभग 2000 के आसपास सभ्यताएं, मतलब साइट्स पता चली हैं, स्थल पता चले हैं। किताबों में तो आपको 1500 मिलेगा, लेकिन अभी रोज़ खुदाई का कार्य चल रहा है हड़प्पा में, उस पूरे सभ्यता के क्षेत्र में। और भी बहुत सारी साइट्स दबी पड़ी हैं। मान लो गांव बस गया किसी साइट के ऊपर, तो गांव वाले अपने घर को थोड़े नहीं खुदवाने देंगे कि हमारे घर को खोद के हड़प्पा निकालो यहाँ से, तो वो दबे पड़े हैं। लेकिन मतलब 2000 से के आसपास साइट्स पता चल गई हैं, जिसमें से सबसे अधिक साइट्स कहाँ पता चली हैं? भारत में। और भारत में भी सबसे अधिक किस राज्य से पता चली हैं? गुजरात राज्य से, ठीक है, भूल मत जाया करो, सब जो है बता दिया है। भारत में भी गुजरात राज्य में सबसे अधिक साइट्स का पता चला है, ठीक है। और जिसमें हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले जो नगर प्रकाश में आया, जो स्थल प्रकाश में आया, उसको हड़प्पा कहा गया, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर साइट्स मिले हैं, जिसमें से मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस किनारे स्थित है? दाएं किनारे, दाहिने साइड में, ठीक है। और हड़प्पा, ये प्रश्न आते हैं, हड़प्पा से जो है रावी नदी के किस किनारे स्थित है? बाएं किनारे स्थित है, रावी नदी के बाएं किनारे। जैसे अब ये देखो, यहाँ हम भारत का मानचित्र बनाते हैं। अब इसमें ये है तुम्हारी जो है सिंधु नदी, ठीक है। अब सिंधु नदी का बायां दायां क्या होगा? दाहिना बायां और दाहिना क्या होगा? जिस तरफ को नदी जा रही है उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओ, उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओ। नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही, इधर को आ रही, तो इसका मुंह किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा ना। दक्षिण की तरफ होगा तो हम ऐसे मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो हमारा हाथ जिस तरफ जो हाथ होगा वही नदी का साइड हो जाएगा। तो ये हाथ कौन सा हमारा है? दाहिना हाथ है। तो मोहनजोदड़ो कौन से हाथ पे है? दाहिने हाथ पे है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ बसा है? यहाँ, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो स्थल, पीछे वाले गेट से आ जाओ, पीछे वाले गेट से। मोहनजोदड़ो स्थल जो है दाहिने हाथ पे, मतलब ये स्थल प्रकाश में आया है। और यहाँ पर कौन सी नदी है? रावी नदी है।
रावी नदी के किनारे। अब इसका रावी नदी का बायां हाथ कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि रावी नदी भी तो दक्षिण की तरफ आ रही है, तो इसका बायां हाथ क्या होगा? ये वाला। तो रावी नदी के बाएं तट पर क्या स्थित है? हड़प्पा। कौन सा शहर, कौन सा स्थल है? शहर में बार बार कहता हूँ, शहर नहीं स्थल, शहर तो है ही नहीं वहाँ पर, स्थल है। तो हड़प्पा यहाँ स्थित है और मोहनजोदड़ो यहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये दो मुख्य इनसे प्रश्न आते हैं कि कौन ये इन दोनों में से कौन से किस नदी के कौन से साइड में स्थित है, बाएं कि दाएं। तो ये ध्यान रखना, आज से नहीं भूलोगे, क्योंकि मानचित्र में करके देख लिया है हमने। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कुछ शहर हैं वही प्रकाश में आए हैं मुख्य रूप से, कुछ स्थल हैं जो शहर का दर्जा दिया जा सकता है। तो ऐसे 7 स्थल हैं जिनको शहर कहा जा सकता है। और शहर की परिभाषा क्या है, हमने भूगोल में पढ़ेंगे, वैसे बता देते हैं। शहर का मतलब ये होता है कि जिसकी जनसंख्या घनत्व कितनी हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। ठीक है, ये शहर की परिभाषा है। जनसंख्या कृषियेतर कार्य में ज़्यादा लगी हो, कृषि के अतिरिक्त लगभग 75% जनसंख्या वाणिज्य व्यापार में लगी हो। और हड़प्पा सभ्यता वाणिज्य व्यापार के लिए जानी ही जाती है। हड़प्पा सभ्यता वाणिज्य व्यापार के लिए जानी ही जाती है। तो यहाँ के कुछ स्थल हैं और थोड़ा सा उसका विस्तार भी ज़्यादा होगा। गांव छोटे होते हैं लेकिन जो नगर होते हैं उनका विस्तार ज़्यादा होता है। ठीक है, उस समय नोटिफाइड एरिया नहीं रहा होगा तो नहीं कहते हैं उस बात की, लेकिन ये जो है यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं खुदाई से, क्योंकि उसके जो स्थल मिले हैं, जो उसके मकान भवन मिले हैं, उनकी संरचना नगरों जैसी मिलती रही है। इसलिए ऐसे 7 हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, नगर हैं। ठीक है, तो उनमें जैसे 7 स्थल में हमारा पहला स्थल क्या है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा का हम अध्ययन करेंगे, इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। प्रश्न आपके कंपटीशन में यही आते हैं कि इस नगर से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा, और दूसरा है मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, जोदड़ो, द छूट गया, मोहनजोदड़ो। और तीसरा है आपका लोथल। ठीक है, तीसरा क्या है? लोथल। और चौथा है आपका धौलावीरा। चौथा कहाँ है? धौलावीरा। 5वां स्थल है आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। और 6ठा स्थल है चहुदड़ो। चहुदड़ो, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, और 7वां स्थल हमारा है बनवाली। बनावली या बनवाली, बनवाली भी कहा जाता है, बनावली भी कहा जाता है। तो इन 4 स्थलों के बारे में हम लोग विशेषताओं का अध्ययन करेंगे हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में। ये 4 मुख्य ऐसे स्थल प्रकाश में आए जिनको हम नगर का दर्जा दे सकते हैं। बाकी तो हज़ारों की संख्या में स्थल प्रकाश में आए, लेकिन वहाँ पर विशेषताएं नगर वाली कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर नगर की विशेषताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए इन स्थलों को नगर का दर्जा दिया जा सकता है। और आपके कंपटीशन में इन्हीं से प्रश्न आते हैं अक्सर कि कहाँ से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, क्योंकि ये पूरी सभ्यता ही पुरातात्विक खोज पर आधारित है। पुरातत्वों के आधार पर ही इसका अध्ययन किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से अभी तक कोई जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसीलिए इसको आद्य इतिहास कहते हैं। आद्य इतिहास क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। जवाब देते रहोगे बीच बीच में, तब थोड़ा सा आनंद आएगा पढ़ने पढ़ाने में। आद्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की लिपि के बारे में अभी लोग जान नहीं पाए हैं। और लिपि यहाँ की कैसी है? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक है और सर्पिलाकार है। ब्रुस्टोफेडन भी कहते हैं। ठीक है, गौमूत्री लिपि है यहाँ की। तो ये, और ये लिखी किधर से जाती थी? दाहिने से बाएं साइड की तरफ। इधर से शुरू करते थे लिखना और इधर चले जाते थे। फिर अगर दूसरी लाइन लिखनी, पहली लाइन लिखेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अभी पहली लाइन वाली ज़्यादा मिले हैं, मोहरें मिली हैं। मोहरों पर सेलखड़ी के बने हुए मोहरें मिली हैं। उन मोहरों पर जो है ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं लिपियों की। तो वो ज़्यादातर कैसे मिली है? दाएं से बाएं साइड में। लेकिन धौलावीरा में एक सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है, तो वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें जो है 3-4 लाइन लिखी हैं। तो उससे ये पता चलता है कि इसको फिर बाएं से लिखा गया है दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन जो है दाएं से बाएं लिखे गए हैं। तो अगर इस तरीके से आकृति बनती है तो वो गौमूत्री आकृति या सर्पाकार आकृति की बनती है। तो इसलिए इस लिपि को गौमूत्री या ब्रुस्टोफेडन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिपि के बारे में ध्यान रखना है।
अब हम लोग हड़प्पा के बारे में हमारा ये, इसके पहले थोड़ा सा नगर के बारे में फिर से एक चीज़ समझ लो। जो नगर था सामान्य तौर पे 2 भागों में बटा हुआ था। कल भी मैंने बताया था नगर सामान्य तौर पे कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। एक पश्चिमी टीला था और दूसरा क्या था? पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर, ठीक है। तो पश्चिमी नगर को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। पश्चिमी नगर को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। और पूर्वी नगर को नगर कहा जाता था। पूर्वी भाग को, ये पूर्वी भाग हो गया मान लेते हैं, ठीक है, और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो इसको क्या कहते थे? दुर्ग टीला। और इसको क्या कहते थे? नगर। ये टीले पे नहीं था, टीले पे था, ये ऊंचाई पे था, और ये निचला नगर था। इसको निचला नगर भी कहा जाता था। तो दुर्ग पे कौन रहते थे? प्रशासनिक व्यक्ति रहते थे, राजा वगैरह, सामंत, इस तरीके से लोग रहते थे यहाँ पर दुर्ग टीले पे। और सामान्य तौर पर दुर्ग टीले की क्या थी? किलेबंदी थी, चारों तरफ से 4 दीवारी थी। सामान्य नगर की बात करें तो दुर्ग टीला चारों तरफ से क्या था? घिरा हुआ था। और उसमें भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था बाहर से, दीवार के बाहर से, और कच्ची ईंटों का प्रयोग अंदर किया गया था कि अगर कोई आक्रमण करे तो पक्की ईंटों को तोड़ ना पाए, किले को भेद ना पाए। इसलिए बाहर से चिनाई की गई थी पक्की ईंटों की और अंदर से चिनाई की गई थी कच्ची ईंटों की। लेकिन जो नगर था जहाँ जनता रहती थी, ये सन का कोई एक लगभग वाला है। ये लगभग NCERT कहती है कि इसका समय जो था 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक था, ठीक है। हाँ, ईंट थे। आपकी पहली क्लास है ना, इसके पहले आप होते तो ईंट निकल आती। ईंट पहले ही हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ईंट अभी निकालेंगे तो टाइम लगेगा। हम कल ईंट निकाल चुके हैं, कैसे ईंट थी। अभी देखेंगे कहाँ पे कौन सी ईंट निकली है, तो वो भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में जब तक जानते नहीं थे लोग बाग, तो ये कहते थे पहले पत्थर ही था, ईंटें नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे लोग, और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। मतलब ईंटों पे डिजाइन बने होते थे बाकायदा, वो सब मिले हैं, साक्ष्य में मिले हैं, ठीक है। तो ये 2600 से 1900 BC का जो NCERT का जो समय है ये है। और 2350 से लेकर के 1750 का समय मैंने बताया है कार्बन 14 के आधार पे है। क्या है? कार्बन 14। कहीं 2350 मिलेगा, कहीं 2300 पूरा मिलेगा, 2300 से लेकर 1750 जो कार्बन डेटिंग के आधार पर निकालते हैं, ये समय है इसका, ठीक है। इसी समय ये प्रकाश में मतलब ये था, और प्रकाश में तो अब आ रहा है 1921 से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हुई है, ठीक है। तब पता चला है कि यहाँ ईंटें भी मिली हैं। तो ये सामान्य तौर पर नगर ज़्यादातर कैसे थे? इसी तरीके से थे। इसका जो दुर्ग टीला था वो 4 दीवारी से घिरा था सुरक्षा के कारण। और जो नगर था, नगर टीला जो निचला शहर जिसको कहते थे, इसमें सामान्य जनता रहती थी। तो ये इसका जो है, इसकी सुरक्षा के लिए इसको नहीं तैयार किया गया था, यानी इसको 4 दीवारी से नहीं घेरा गया था, क्योंकि बड़ा भी था। अब बड़ा था इसलिए इसको घेरने में बहुत ज़्यादा शायद संसाधन खर्च होते। अब उसमें जो है पैसा वगैरह का तो अभी कोई साक्ष्य मिला नहीं कि पैसे थे, मुद्रा थे, तो मुद्रा नहीं रहा होगा। तो उसमें कुछ लेन देन का शायद वस्तु विनिमय का सिस्टम रहा हो, वस्तु के आधार पर एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेते रहे होंगे। अभी मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला। मोहरें मिली हैं, मोहरों पे बहुत सारी चीज़ें अंकित हैं, लेकिन मुद्रा नहीं मिली। तो ये सामान्य नगर था। लेकिन इसके कुछ 3 जो है अपवाद हैं। एक तो आपका लोथल में जो है क्या था कि पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला था और पूर्वी नगर, इनकी पूरी जो है 4 दीवारी की गई थी। इनको एक ही सुरक्षा घेरे में जो है रखा गया था। यानी 4 दीवारी किसकी की गई थी? दुर्ग की भी और नगर की भी। तो यहाँ प्रश्न बनता है, लोथल और एक स्थान था लोथल के अलावा जो है सुरकोतड़ा, लिखते रहना। लोथल और सुरकोतड़ा में जो है 4 दीवारी नगर और दुर्ग टीले दोनों की गई थी। नगर और दुर्ग टीले दोनों की गई थी, 4 दीवारी घेरी गई थी। तो ये पहला अपवाद है। सामान्य नियम क्या था? सामान्य तौर पे हमको क्या मिला है कि दुर्ग टीले को ही केवल घेरा गया था। लेकिन अपवाद मिला है लोथल में और सुरकोतड़ा में। और इसके अलावा एक चौहदड़ो स्थान जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, चौहदड़ों में कोई जो है न तो दुर्ग ही जो है उसका 4 दीवारी थी, ना ही नगर की। तो चौहदड़ों से क्या मिला है कि वो दुर्ग भी जो है बिना 4 दीवारी का था और नगर भी बिना 4 दीवारी का था। ये अपवाद है, थोड़ा सा इनके याद रखने की जरूरत है। चौहदड़ों में मतलब 4 दीवारी नहीं मिलती है, ना दुर्ग की ना ही नगर की। और इसके अलावा धौलावीरा वाला जो ये स्थान है, धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में।
गुजरात में कच्छ के रण में है। तो गुजरात में धौलावीरा है, वहाँ पर जो है नगर के 3 जो है वो मिले हैं, 3 संरचना मिली है। अभी तक तो ये 2 ही नगर के 2 ही भाग थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, लेकिन धौलावीरा में नगर के 3 भाग मिले हैं, जिसमें बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। धौलावीरा में नगर के कितने भाग मिले हैं? 3 भाग मिले हैं। ये अपवाद है, धौलावीरा में नगर के कितने भाग मिले हैं? 3 भाग मिले हैं। तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के बीच में जो भाग है उसको बोले हैं मध्य नगर। क्या बोला जाता है? मध्य नगर, या मध्यमा बोला जाता है, मध्यमा या मध्य नगर। तो ये कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा में नगर के 3 भाग मिले हैं। फिर से सुन लो, धौलावीरा में नगर के 3 भाग मिले हैं। पूर्वी भाग में दुर्ग टीला है, पश्चिमी भाग में नगर है और बीच में एक टीला और है जिसको कहा गया है मध्य नगर या मध्यमा कहा गया है। तो ये धौलावीरा का है। तो ये 3 अपवाद थे जो नगर प्रकाश में आए हैं, उसमें ये 3 अपवाद थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है एक एक का अध्ययन करेंगे, थोड़ा जो है बारी बारी से। अब नक्शे में दर्शाने की जरूरत तो है नहीं, नक्शे में तो मैंने दर्शा दिया था कल। ठीक है, हड़प्पा कौन से प्रांत में है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल की बात करें, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के कौन से तट पे स्थित है? बाएं तट पे स्थित है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो जानकारी पहले कहाँ से मिलती है हड़प्पा के बारे में, वो तो मैंने बताया था 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहले इसकी जानकारी दी थी, चार्ल्स मेसन ने। लेकिन 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य किया था वो 1921 में किया गया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो ये नाम याद रखना है, दयाराम साहनी का नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हड़प्पा स्थल का नाम। तो हड़प्पा स्थल का सबसे पहला जो प्रकाश में पूरी तरीके से जो आया था प्रकाश में, इसका जो स्थल कौन लेके आया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को ये एक जो है 1904 में एक विभाग बनाया गया था। क्या नाम था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ASI की स्थापना की गई थी। तो जॉन मार्शल उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और हाँ, उन्होंने दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करने का कार्यभार दिया था। एक तो ये नाम हो गया, और दूसरा 1926 में माधव स्वरूप वत्स का नाम आता है। माधव स्वरूप वत्स, ये भी नाम याद रखना है, माधव स्वरूप वत्स, ये नाम याद रखना है। 1926 में माधव स्वरूप वत्स जो है, इन्होंने कुछ कार्य किया था हड़प्पा के बारे में। तो ये सीधे सीधे पूछ लेगा, अब दयाराम साहनी नहीं रहेगा ऑप्शन में, माधव स्वरूप रहेगा, तो आपको इस पर टिक करना है कि हड़प्पा को प्रकाश में लाने वाला कौन था? माधव स्वरूप वत्स। और तीसरा नाम जुड़ा हुआ है मार्टिमर व्हीलर का। किसका नाम जुड़ा है? मार्टिमर व्हीलर, ये भी लिख लेना। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने 1946 में, यानी आज़ादी से 1 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता पे काम किया था, हड़प्पा स्थल पे काम किया था, हड़प्पा स्थल पे खोजबीन किया था। तो उन्होंने जो दुर्ग टीला था, दुर्ग टीला इधर वाला, ये दुर्ग टीला है ना, इस टीले का नाम इन्होंने क्या रखा था? माउंट एबी। क्या नाम रखा था? माउंट एबी। इन्होंने इसका नाम रख दिया था माउंट एबी, इसलिए दुर्ग टीला को माउंट एबी कहा जाता है। दुर्ग टीला को माउंट एबी भी कहा जाता है। और एक किस स्थल से संबंधित है? हड़प्पा स्थल से। माउंट एबी कहाँ पे है? हड़प्पा में है। हड़प्पा के दुर्ग टीले को माउंट एबी कहा जाता है। और किसने कहा था? मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। ठीक है, तो ये तो जिन्होंने प्रकाश में लाया था, ये उनकी बात हो गई। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने ही सबसे पहले दुर्ग टीला का नाम क्या रखा था? माउंट एबी। माउंट एबी नाम रखा था, इसलिए वो कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही माउंट एबी नाम उसका रख दिया था। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, हड़प्पा के विशेषताओं के बारे में। अब हड़प्पा की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है अन्नागार मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? अन्नागार मिला है। अब देखते हैं अन्नागार मिला है तो इसका क्या काम होगा। देखिए, अन्नागार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता है, अन्न का भंडारण किया जाएगा। और अन्न भी मिला होगा तभी तो भंडारण करेंगे। तो यहाँ से कौन कौन से अन्न मिले हैं?
जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा स्थल से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न आता है, दे देगा धान के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले, कहेगा बाजरा, चावल, धान और गेहूं, कहेगा निम्न में से हड़प्पा स्थल से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो बाजरा के नहीं मिले हैं, धान के भी नहीं मिले हैं, और मिले किसके, जौ और गेहूं के मिले हैं। अब ये जौ गेहूं क्या है, अन्न है। अब ये अन्न है तो इसको किसान क्या करेगा, खेत से भंडारण के लिए ले जाएगा, पहले खलिहान ले जाएगा। पहले खलिहान होते थे ना, आज के समय में तो खलिहान ख़त्म हो गए हैं। तो पहले जो खलिहान थे, खलिहान पे क्या किया जाता था, अनाज को कूटने का काम करते थे ना बैल वगैरह से, और बैल से ही ले जाते थे। तो यहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं कांसे की, बैलगाड़ी की, ठीक है, इक्का गाड़ी की मूर्ति भी मिली है, इक्का गाड़ी। अब हाँ, यहीं पे मिली है हड़प्पा में, इक्का गाड़ी की मूर्ति मिली है कांसे की। किसकी मिली है, कांसे की। ये सभ्यता किसकी थी, कांसे की सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहते हैं ना, कांस्य सभ्यता थी। तो इक्का गाड़ी यहाँ अभी इसको रिलेट करके याद करो। इक्का गाड़ी इसलिए रही होगी क्योंकि गेहूं जो पैदा होता था उसको कहाँ ले जाना है, कूटने वाले स्थान पर। तो दुर्ग टीले के उत्तर में एक टीला मिला है, एक या 18 चबूतरे मिले हैं, 18 चबूतरे मिले हैं इस तरीके से, जिस पे अन्न की कुटाई होती थी। इस पे क्या होती थी, अन्न की कुटाई होती थी। चबूतरे मिले हैं जो वृत्ताकार हैं। किस आकार के हैं, वृत्ताकार हैं। अब देखो, आपको नहीं पता होगा लेकिन हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे समय में खलिहान में जो है अनाज लगाते थे, डंठल सहित लाते थे, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो। फिर बाद में लगभग महीने भर तक उसकी कुटाई होती थी, पशुओं के दावनी होती थी, पशुओं को उस पर जो चलाया जाता था, फिर भूसा अलग हो जाता था और अनाज अलग हो जाता था। शायद यही व्यवस्था वहाँ रही होगी हड़प्पा में, क्योंकि 18 जो वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, इन वृत्ताकार चबूतरों पे गेहूं और जौ को ला करके बैलगाड़ी से, इक्का गाड़ी से, ठीक है, इक्का गाड़ी से ला करके और इस पे रखा जाता रहा होगा। फिर पशुओं को चलाया जाता रहा होगा। फिर वहाँ से भूसा अलग करके और अनाज अलग करके कहाँ ले जाते होंगे, अन्नागार में, अन्नागार में भंडारण के लिए। और अन्नागार भी कैसे मिले हैं, यहाँ पर 12 अन्नागार मिले हैं, 12 अन्नागार मिले हैं, ठीक है। और ये इसमें 6 एक तरफ हैं और 6 एक तरफ हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर साइड में भी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से ये अन्नागार मिले हैं जो 6 एक रो में है और 6 एक रो में। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अन्नागार क्यों पाए गए, क्योंकि यहाँ अनाज जौ और गेहूँ मिला। जौ और गेहूं को किससे ले जाया गया, इक्का गाड़ी से, जो कि कांसे के खिलौने के रूप में मिले हैं। और हमने बताया था खिलौना उसी चीज़ का होता है जो प्रचलन में होता है। जैसे आज के समय मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के खिलौने हैं मार्केट में। तो इक्का गाड़ी, अब इक्का गाड़ी चलता किससे था, बैल से चलता था, बैल से चलता था। तो वहाँ से कुछ मिले हैं, बैल की आकृतियाँ मिली हैं जो शंख के बने हुए हैं, शंख के बने हुए बैल की आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है, शंख के बने हुए बैल की आकृतियाँ। तो इससे ये आइडिया हम लगा सकते हैं कि बैल से इक्का गाड़ी खींचते रहे होंगे। अब इसको याद कर सकते हो कि शंख पे बनी हुई बैल की आकृति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा स्थल से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से नहीं। स्थल की हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा जो नगर प्रकाश में आया है उस नगर की बात कर रहे हैं, हड़प्पा स्थल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अन्नागार मिला, जौ गेहूँ मिला, इक्का गाड़ी कांसे की मिली खिलौने के रूप में, और अनाज कूटने के 18 जो है वृत्ताकार चबूतरे मिले, 18 चबूतरे मिले अन्न कूटने के। और इक्का गाड़ी को चलाने वाले बैल हुए होंगे, इसलिए शंख के आकार के बैल मिले। और चूंकि यहाँ पर खेती अच्छी होती थी, तो अब खेती अच्छी होगी तो खेती देवता की पूजा करेंगे ना। तो इन्होंने खेती देवता की पूजा किस रूप में करी कि यहाँ से एक जो है मूर्ति मिली है, जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है, मातृ देवी। जैसे आज के समय में हम लोग करते हैं ना, भारत माता की पूजा करते हैं, तो यहाँ से मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जिसमें दिखाया गया है मातृ देवी के गर्भ से पौधा निकल रहा है, मातृ देवी के गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो उसका क्या इतिहासकार अर्थ लगाते हैं कि ये लोग शायद उस समय जो है उर्वरा शक्ति की पूजा करते थे। भाई पौधा निकल रहा है तो इसका मतलब ज़मीन उपजाऊ रही होगी, और ज़मीन उपजाऊ रहे हमेशा के लिए, इसलिए वो ज़मीन की पूजा करते रहे होंगे। तो उर्वरा शक्ति मातृ देवी, और ये मिट्टी की मृण मूर्ति मिली है। मातृ देवी की कौन सी मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति, ठीक है। मृण मूर्ति मतलब, मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है मातृ देवी की। शंख का बैल मिला है, शंख पे बना हुआ, ठीक है। और इक्का गाड़ी कांसे की मिली है। तो मृण मूर्ति जो मिली है मातृ देवी की, वो
क्या दर्शाती है, उसके गर्भ से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो लोग, हड़प्पा के लोग जो है वो उर्वरा शक्ति की पूजा करते रहे होंगे। इतिहासकार ऐसे ही इतिहास रचते हैं, वस्तुओं के आधार पे इतिहास बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो है अब कुछ व्यक्ति जो रहे होंगे, ठीक है। मूर्ति मिट्टी की, बता तो रहे, मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मिट्टी की, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की, मृण मतलब मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी की। और आदमी रहे होंगे तो मरे भी होंगे, मरे होंगे तो कहाँ दफनाया गया होगा, कब्रिस्तान में। तो यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी मिला है, क्या मिला है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है R37, ये ध्यान रखना, कब्रिस्तान का नाम क्या रखा गया है, R37। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मुख्य हैं, जो परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं। किसी भी परीक्षा में हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आते हैं तो यहीं से आते हैं। अब यहाँ पर एक बार मेरे साथ याद करो, यहाँ से क्या मिला, 12 अन्नागार मिले, क्या मिले, 12 अन्नागार मिले। और इसके अलावा 18 क्या मिले, वर्ताकार चबूतरे मिले, जिस पे अनाज कूटने का काम होता था, जिस पर क्या काम होता था, अनाज कूटने। और अनाज कौन कौन से मिले, जौ और गेहूँ। और अनाज को खेत से खलिहान यानी कि अन्नागार अथवा जो है वृत्ताकार चबूतरे तक ले जाने का काम किससे होता रहा होगा, इक्का गाड़ी से। और इसलिए यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी की जो खिलौना मिला है। और इक्का गाड़ी किससे चलता रहा होगा, बैल से। तो बैल की आकृति, शंख की आकृति का बैल मिला है। तो इस तरीके से, और एक जब यहाँ कृषि अच्छी होती रही होगी तो मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसको जो है मातृ देवी, मातृशक्ति कहा गया है। और उसके गर्भ से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इसका मतलब वहाँ के लोग जो है उर्वरा शक्ति की क्या करते थे, पूजा करते थे। तो ये सब हड़प्पा स्थल के मुख्य विशेषताएं हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, हैं? हाँ, मोहनजोदड़ो। दूसरा हमारा शहर है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के कौन से किनारे, दाहिने। बाएं तो हड़प्पा है और दाएं क्या है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, इसको जो है मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। अब पता नहीं क्यों कहते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से कब्रिस्तान तो एक भी नहीं मिले हैं। अब ये ध्यान रखना, इसको मृतकों का टीला कहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान तो मिले नहीं यहाँ से खुदाई में। कब्रिस्तान तो हड़प्पा से मिले हैं और इसके अलावा और कई स्थल से मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा सीधे सीधे दे देगा, कहेगा मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। अब मृतकों का टीला कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग लिंक करते हुए चलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, कोई भी चीज़ को आप जब एक दूसरे से लिंक करते चले जाओगे तो एक कहानी बनेगी। देखो, इतिहास को कहानी बनाकर ही सीखा जाता है। अब ये स्टोरी कहीं किताब में नहीं मिलेगा, किताब में आपको सब अलग अलग तथ्य मिलेंगे, लेकिन इतिहास को रोचक बनाने के लिए कहानी जनरेट की जाती है, कहानी बनाई जाती है। अब देखो, इसकी कहानी हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर जो है एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई, यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई, जनसंख्या यहाँ ज़्यादा पाई गई। मोहनजोदड़ो की सब जितने स्थल प्राप्त हुए हैं वहाँ पर जनसंख्या की कल्पना ज़्यादा की गई है कि मोहनजोदड़ो में जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, कल्पना की गई है, लगभग पता नहीं भैया, हमको नहीं पता, हम भी उस समय नहीं थे, खुदाई में अभी गिनती हुई नहीं है कितने मरे मिले हैं, तो हम बता नहीं सकते हैं। ये सब कल्पना पे चल रही है, तो जनसंख्या हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय सेंसस डिपार्टमेंट नहीं रहा होगा जैसे आज के समय में सेंसस होती है, गणना होती है, ठीक है। रही भी होगी तो उनका अपना रहा, क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी है, तो अभी जानकारी नहीं है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर जो है सभा स्थल होगा, क्या होगा, सभा स्थल तो वही होगा जहाँ लोग होंगे। सभा स्थल का मतलब सभा में जाने वाले लोग, और सभा में जब जाएंगे लोग तो किस लिए जाएंगे, कुछ प्रवचन सुनने जाएंगे। तो यहाँ पर पुरोहित के आवास मिले हैं, क्या मिले हैं, पुरोहित के आवास मिले हैं, पुरोहित के आवास मिले हैं। ऐसा माना गया है कि पुरोहित यहाँ रहते रहे होंगे इस आवास में, कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी, कुछ मकान ऐसे मिले होंगे जो पुरोहित पहनते रहे होंगे। तो सभा स्थल, हम ये कहानी रिलेट कर रहे हैं, ऐसा रहा नहीं होगा कि पुरोहित जाकर सभा स्थल को संबोधित करते रहे होंगे। ये कहानी हम इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये पुरोहित के आवास मिले। अब पुरोहित जब होंगे जहाँ पर, तो वहाँ शिक्षण और
शिक्षा का कार्य होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर महाविद्यालय भी मिले हैं। क्या मिले हैं? महाविद्यालय भी मिले। देख रहे हो हमारे भारत में जो है विद्यालय की संकल्पना, वो भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की कल्पना बहुत पहले से है। नालंदा तो बाद में आया है और ये तो हड़प्पा बहुत पहले था। तो महाविद्यालय की संकल्पना उस समय थी। कहाँ से मिला महाविद्यालय? मोहनजोदड़ो से। और पुरोहित के आवास कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अब सभा स्थल में लोग गए, जनसंख्या अधिक है, तो उनको खिलाने के लिए अनाज चाहिए, तो यहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं। अनाज कहाँ रखा जाएगा? अन्नागार में। लेकिन यहाँ के अन्नागार विशाल हैं। यहाँ के अन्नागार क्या हैं? विशाल हैं। तो दो शब्द आएगा, अब दोनों चीज़ दे देगा। कहेगा जो है 12 अन्नागार 2 पंक्तियों में कहाँ मिले हैं? हड़प्पा मिले हैं। और विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो मिला है। अब जब सभा स्थल में लोग गए, हो सकता है कोई फंक्शन चल रहा हो सभा स्थल में कोई धार्मिक फंक्शन चल रहा हो, तो वहाँ पर लोग नहाने वहाने जाएंगे। भाई पूजा पाठ करने से पहले लोग नहाते हैं, और सामूहिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ आज भी मेले वेले लगते हैं नदियों के किनारे, तो लोग सामूहिक रूप से नहाते हैं। तो इनको नहाने के लिए यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। और विशाल स्नानागार को जो है आश्चर्यजनक जो है स्थापत्य कहा गया है। आश्चर्यजनक स्थापत्य कहा गया है विशाल स्नानागार, क्योंकि उस समय ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी गहरा था, और इसमें एक साथ कई व्यक्ति नहा सकते थे, स्नान कर सकते थे। सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए। अभी चित्र नहीं है। अभी अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम चित्र भी आपको दिखा देते। आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे लगातार जो है होगा, तो हो सकता है आने वाले समय में हम डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर दें। तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो है सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हम पीपीटी बनाकर लाया करेंगे और यहाँ पर चित्र भी दिखा दिया करेंगे कि ऐसे अन्नागार थे, ऐसे जो है स्नानागार था। ठीक है, तो स्नानागार मतलब जलकुंड। जलकुंड, बड़ा सा जलकुंड कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। यही सबसे बड़ी विशेषता है मोहनजोदड़ो की, कि वहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है पत्थर की एक मूर्ति मिली है, जिसकी दाढ़ी है। कुछ इस तरीके से मूर्ति है, जो है उसकी दाढ़ी है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसके वो जो है कुछ कपड़ा लपेटे हुए है, जिस पे सिलवट पड़ा हुआ है, जिस पे सिलवट पड़ा हुआ है। तो उसको जो है इसके आधार पे जो कपड़ा लपेटे हैं, इसके आधार पे कहा गया है कि वहाँ पर लोगों को सूती वस्त्रों का ज्ञान था। यहाँ पर सूती वस्त्रों का ज्ञान था। तो सूती वस्त्र का ज्ञान कहाँ से पता चलता है? जो वहाँ पर दाढ़ी वाला जो बाबा मिला है, उसको दाढ़ी वाले बाबा को चाहे पुजारी कह सकते हो, चाहे संत कह सकते हो, कुछ भी वो लोग कह सकते हैं। अब आजकल तो फैशन में लोग दाढ़ी रखाते हैं, तो क्या हम उनको पुजारी कह देंगे? अब उसके आधार पे मूर्तियां भी तो मिलती हैं, कोई बना करके बेच सकता है। लेकिन ये इतिहासकार हैं, शायद पुरातत्वविद है, कुछ भी इतिहास लिख देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पर एक दाढ़ी वाला बाबा मिला है, जो पत्थर की, ठीक है, पत्थर की मूर्ति है, प्रस्तर मूर्ति है, जो दाढ़ी वाले की है। और इसकी बड़ी विशेषता क्या? मूछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, मूछ नहीं है इसकी, दाढ़ी है। ठीक है। तो और ये जो इस पे कपड़े की सिलवटें जो पड़ी हैं, तो उससे पता चलता है कि सूती वस्त्र वो पहनता था। अर्थात कपास का ज्ञान था। प्रश्न आएगा, कपास का ज्ञान सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वालों को था कि नहीं था? था, कपास का ज्ञान था, यानी सूती वस्त्र का वो प्रयोग करते थे। ठीक है। और जब इतने सारे व्यक्ति रह रहे हैं और एक स्थल पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर मनोरंजन के भी साधन रहे होंगे। तो यहाँ से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नृत्य करते हुए इस तरीके से, ऐसे ऐसे। हाँ, वो देखना आप, जो है ऐसे ही खड़ी है, इस तरीके से खड़ी है। तो वो कहे कि कांसे की है, नृत्य करते हुए। तो उसका एक हाथ टूट गया है, कहीं अलग हो गया होगा, टूट गया होगा, वही एक हाथ टूटी मिली है। तो कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। और इसके अलावा अब ये इतने सारे लोग हो गए, तो यहाँ पे कुछ पूजा पाठ भी होता रहा होगा। मोहनजोदड़ो में उर्वरता देवी की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो कह रहा हूँ, हड़प्पा में जो है किसकी पूजा करते थे लोग? मातृशक्ति की पूजा करते थे। ऐसा मिला है एक मोहर, जिसमें मातृशक्ति की जो है मूर्ति बनी है, और उसमें हाँ, उसमें से गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। लेकिन मोहनजोदड़ो के लोग जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। जो आज की जो हमारे शंकर भगवान हैं, इनसे मिलती जुलती हुई एक मोहर मिली है, और उस मोहर पे पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है। उसमें 2 सींग ऐसे निकली हुई हैं, और वो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग योगी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति है। ठीक है। तो आद्य शिव भी कहते हैं। हमारे शिव का पुराना रूप जो है आद्य शिव कहलाता है। तो इस तरीके से कहाँ से आद्य शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है।
तो ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा भी करते थे। और ये मूर्ति एक मुहर पर अंकित है। एक मुहर, जो यहाँ से मुहर ज़्यादा मिले हैं, चौखांटे जो है चौकोर आकार के मुहर मिले हैं ज़्यादा, जो सेलखड़ी के बने हैं। मुहर काहे के बने हैं? सेलखड़ी के। मुहर पे आकृतियाँ उभारी जाती थी, मुहर पे आकृतियों के उभारा जाता था। तो इस तरीके से ये सारा। और इसकी एक चीज़ जो है खोज किसने की थी? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने इसकी जो है उत्खनन करवाया था, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज करवाई थी? उत्खनन करवाया था हड़प्पा का। और मोहनजोदड़ो का 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, ASI के नेतृत्व में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही नेतृत्व में। तो ये दो जो है स्थल हो गए। अब तीसरे स्थल की हम बात करेंगे, लोथल। तीसरा स्थल हमारा क्या है? लोथल। ये सब नोट कर लिया? ठीक, साथ में ही नोट करते चलना। और घर पे जा करके थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल करके कहानी बनाने की कोशिश किया करो। इतिहास को रोचक बनाने के लिए जो मैंने बताया, इसको लिंक लिखने की कोशिश करो, लिंक वाइज, कि जैसे अन्नागार मिला है तो अन्नागार अन्न को लाने के लिए जो है बैलगाड़ी रही होगी, तो याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हम लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है ये कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है, यहाँ पर। ठीक है, गुजरात राज्य में यहाँ पर है, जो कि कौन सी खाड़ी है यहाँ पर? खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी के पास में एक स्थल प्रकाश में आया, जिसको क्या कहा जाता है? लोथल। और एक नदी यहाँ से गुजरती है, जिसको कहते हैं भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। तो लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे और खंभात की खाड़ी के पास। अब खाड़ी के पास है तो ये जो है लोथल क्या होगा? गोदीबाड़ा होगा, मतलब पत्तन होगा, बंदरगाह होगा। पत्तन या बंदरगाह या गोदीबाड़ा एक ही चीज़ है। गोदीबाड़ा का मतलब होता है कि वहाँ जहाज़ खड़े हो सकते हैं, सामान को उतारा जा सकता है, लादा जा सकता है, परिवहन हो सकता है, वहाँ से पानी का जहाज़ चल सकता है। तो ये बंदरगाह यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी से भोगवा नदी जुड़ी हुई है। तो यहाँ से जो है ये जो है अपना क्या करते थे? जल मार्ग का इस्तेमाल करते थे बाहर सामान भेजने के लिए। तो लोथल गोदीबाड़े के नाम से जाना गया है। ठीक है, और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। किसको कहा जाता है? लोथल को। लोथल को क्या कहा जाता है? अर्थात मतलब लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी नगर विकसित अवस्था में रहा होगा। जैसे हड़प्पा नगर विकसित अवस्था में था, मोहनजोदड़ो नगर विकसित अवस्था में था, ऐसे ही जो है ये लोथल भी विकसित अवस्था में रहा होगा। और यहाँ से जो है, अब ये चूँकि गोदीबाड़ा है तो गोदीबाड़ा कैसी है? यहाँ प्रश्न आएगा। जो लोथल से प्राप्त पत्तन है या बंदरगाह है वो मानव निर्मित है या कृत्रिम है? तो यहाँ के पत्तन बंदरगाह मानव निर्मित है, मतलब आदमी ने बनाया था, इंसानों ने बनाया था। तो यहाँ के बंदरगाह जो मिले हैं वो कैसे हैं? मानव निर्मित हैं। ठीक है, और यहाँ चूँकि ये किससे जुड़ा हुआ है? जलमार्ग से जुड़ा हुआ है और व्यापार होता था। ये लोग व्यापारी थे, यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे भी पाए गए हैं। उद्योग धंधों में जैसे मनका बनाने का उद्योग मिला है, मनका बनाने का उद्योग यहाँ पे मिला है। मनका बनता था। मनका मतलब जैसे मोतियों की माला होती है ना, आज के समय हम लोग मोतियों की माला औरतें पहनती हैं, मोती लगे होते हैं, उसमें स्टोन्स की मोतियाँ होती हैं या फिर आपका मेटल्स की मोतियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसको मनके कहते हैं। तो मनका बनाने का, और पत्थर के मनके यहाँ रहे होंगे या फिर कांस के मनके रहे होंगे, तो वो मनके बनाने का यहाँ कारखाना था। कहाँ पर? लोथल में। ऐसा जो है क्या मिलता है? साक्ष्य मिलते हैं, खुदाई से लोथल के पास से पाए गए हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैंने बताया था, हड़प्पा सभ्यता का संबंध मिस्र की सभ्यता से था। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर एक ममी पाई गई है, ममी का मॉडल पाया गया है। कहाँ पर? लोथल में ही। लोथल से ही ममी की जो है एक आकृति पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे रहा होगा? मिस्र की सभ्यता से रहा होगा। और मिस्र में ही पिरामिड और ममी वहाँ पर थे। और ममी क्या चीज़ है? कल मैंने बताया था कि मृत व्यक्ति को उसके ऊपर नाइट्रोजन का लेप लगा करके एक कपड़ा बांध देते थे, फिर वो उसके शरीर को काफ़ी लंबे समय तक मतलब सड़ने नहीं देते थे। उसके सड़ने से बचाने के लिए ममी का प्रयोग किया जाता था। तो वो आज भी जो है, अभी 5000 वर्ष पूर्व चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जो ममी पाई गई हैं तो उनमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें, कोशिकाएं बची हुई हैं मृत व्यक्ति के शरीर में भी। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है लोथल में ये भी पाया गया है, मम्मी पाई गई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक हम लोग पंचतंत्र में कहानी पढ़ते हैं, पंचतंत्र की कहानी आती नहीं, जो आप लोग शायद अब नहीं पढ़ते हो, मोबाइल के आगे कहाँ समय मिलता है, मोबाइल में देखने के आगे कहानियाँ पढ़ने कहाँ समय मिलता है। पंचतंत्र की कहानी जो है बहुत प्राचीन कहानी है, ठीक है। उस समय पंचतंत्र की कहानी बहुत शिक्षाप्रद लिखी गई थी और उसमें एक कहानी ये थी, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी थी। कौवा जो है अपना खाना ले आया होगा कहीं से, मांस वांस का टुकड़ा मुंह में दावे बैठा रहा होगा ऊपर, और लोमड़ी चालाक थी, नीचे आई और लोमड़ी कहती है कि कौवे तुम्हारा आवाज़ बहुत सुरीला है, गाना गाओ। अब अपनी तारीफ सुन करके कौन मस्त नहीं हो जाएगा। कौवा गाना गाने लगा और उसका जो है मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी लेकर भाग गई। तो ये वाली कहानी जो है यहाँ से मिलती है। एक बर्तन पे एक चित्र मिलता है, और बर्तन ऐसे रहा होगा, मान लेते हैं जैसे सुराही है, तो सुराही पे इसने ऊपर कौवा बना दिया होगा, नीचे लोमड़ी बना दी होगी, और लोमड़ी ऊपर ताक रही, मुंह खोले, कौवा ऊपर खा रहा है। तो ये चित्र क्या दर्शाता है कि इस समय भी पंचतंत्र की कहानियों के बारे में लोग जानते थे, लिखी तो बाद में गई है, लेकिन कहानियाँ उस समय भी प्रचलित थी। और ये कहानियाँ शिक्षा देती हैं। शिक्षा क्या देती है कि किसी के बहकावे में मत आना है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई अगर आपकी तारीफ कर दे तो ज़रूर उसका कोई ना कोई हित होगा, तभी आपकी तारीफ कर रहा है। कहानियाँ इसीलिए पढ़ी जाती हैं कि उनसे हमको शिक्षा मिले। तो ये कहानी यहाँ से मिलती है। और इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? अग्निकुंड के। अर्थात ये लोग हवन से परिचित रहे होंगे, हवन करते रहे होंगे, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं तो हवन से भी ये परिचित रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसको जो है मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है, ये याद रखना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है। मुर्दों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई में जो है यहाँ पर एक साथ 20 समाधियाँ मिली हैं। 20 समाधियाँ यानी कि 20 कब्रें एक साथ मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोथल जो है मुर्दों का नगर रहा होगा। वहाँ पर अचानक कभी हो सकता है कोई आपदा आई हो और इकट्ठा आदमी मर गए हों, तो इसलिए 20 समाधियाँ एक साथ दफनाई गई हूँ, बनाई गई हूँ। तो 20 समाधियों को देख करके इसको मुर्दों का नगर भी कहा जाता है, लोथल को, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सती प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। युगल समाधियाँ का मतलब पति पत्नी, भाई बहन, या भाई भाई, या पिता पुत्र, इनको एक साथ दफना देते हैं तो क्या बोलते हैं? युगल समाधियाँ। तो अब ये किसकी रही होंगी ये नहीं पता है कि पति पत्नी थी या भाई बहन का था, वो तो पता नहीं है। लेकिन इतिहासकारों ने रचना कर दी कि शायद सती प्रथा वहाँ रही होगी। जब पुरुष मर जाता होगा तो पत्नियाँ जो है उसके साथ सती हो जाती होंगी, ठीक है। तो सती प्रथा के प्रमाण, प्रश्न यहाँ बनेगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं? लोथल से। मुर्दों का नगर लोथल, ठीक है। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, लोथल। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मनके प्राप्त हुए तो पता चलता है मनका बनाने का कारखाना था। युगल जो है समाधियाँ थी, युगल समाधान था, मतलब जोड़े में व्यक्तियों को दफनाने के भी साक्ष्य मिले। 3 मिले हैं, 3 युगल समाधान मिले हैं, 3 ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर जोड़े में जो है मुर्दा मिले हैं कब्रिस्तान में, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई किसकी? लोथल की। अब हम लोग आते हैं धौलावीरा पे। अब हमारा नेक्स्ट जो है स्थल है क्या है? धौलावीरा। ये टाइम क्या हो गया, कितना समय हो गया, कितना मिनट हो गया? 43 मिनट हो गया। बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छा, हाँ चलो धौलावीरा तक करा देते हैं। धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है और धौलावीरा, और गुजरात ही राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक स्थल प्रकाश में आए हैं, ठीक है। तो धौलावीरा गुजरात में है, लेकिन गुजरात में कहाँ पर है ये मैंने, गुजरात का नक्शा ऐसे बनता है ना, 2 ये चोंच निकलते हैं, 2 चोंच निकलते हैं। तो ये पहले वाले चोंच पे क्या था? इस पे लोथल था, और यहाँ पर क्या है? धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा जहाँ पर है उसको कहते हैं कच्छ का रन। क्या कहते हैं? कच्छ का रन, कच्छ का रन। और यहाँ पर एक खाड़ी है, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर खंभात की खाड़ी है और इस वाले चोंच में जो स्थान है उसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और यहाँ कच्छ का रन है। रन इसलिए कहते हैं, कच्छ का रन इसलिए कहते हैं, ये पूरा जो है नमकीन स्थान है, पूरा खारा है, पूरा जो है रेत है, नमक का रेत पूरा यहाँ पाया जाता है। नमक का उत्पादन इससे ज़्यादा होता है। और आज आप अगर यहाँ जाओगे कच्छ के रन में तो
गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार ने इसको इतना बेहतरीन बना दिया है, दर्शनीय स्थल बना दिया है, बहुत ज़्यादा इसका विकास कर दिया है यहाँ से, मतलब प्राइवेट कंपनियां लग करके इसको पूरा जो है पर्यटन स्थल में विकसित कर दिया है। तो कच्छ का रण में कौन सा स्थल है? धौलावीरा, ठीक है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? जगपत जोशी। कौन थे? जगपति जोशी, ये नाम याद रखना, जगपति जोशी इसकी खोज करने वाले थे। इन्होंने 1967 ईस्वी में इसकी खोज की थी, इसके बारे में पता लगाया था। जगपति जोशी, या नोट कर लेना, धौलावीरा की खोज करने वाले जगपत जोशी थे। और 1990 में किया था आर.एस. बिष्ट ने। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने 1990-91 में इसका उत्खनन किया था, बड़े मात्रा में उत्खनन करवाया था। किसने? आर.एस. बिष्ट ने। सबसे पहले किसने बताया था? जगपत जोशी ने, धौलावीरा के बारे में। और आर.एस. बिष्ट ने बाद में 1990-91 में इसके बारे में काफ़ी उत्खनन करवाया था इसका, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये धौलावीरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। भारत का पांचवा, तो मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता में 5वें नंबर पे है, लेकिन भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा। और पहला पूरे हड़प्पा सभ्यता का और भारत का भी सबसे बड़ा कौन था? मैंने बताया था राखीगढ़ी। किताबों में आपको राखीगढ़ी नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। राखीगढ़ी जो कि भारत का ही है। कहाँ का है और किस राज्य का है? हरियाणा का। राखी कह रही थी, मैं उसी में बताऊंगी क्लास में, और कह रही तुक्का मार रही गुजरात राजस्थान। बनवाली और राखीगढ़ी कहाँ से मिले? हरियाणा से। कालीबंगा राजस्थान। तो ये जो है धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी मतलब दूर तक फैला रहा होगा, लगभग 300 हेक्टेयर में खुदाई में अभी पता चला है। लेकिन इसके पहले जो है सबसे बड़ा जो था वो मोहनजोदाड़ो था। सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो था, जनसंख्या में भी और उसमें भी। लेकिन इतिहास बदलता रहता है, क्योंकि खुदाई होती रहती है, जानकारी होती रहती है। किताबों में आपको पुराना ही मिलेगा, इसलिए अगर कहीं लिखा मिले तो मेरे को गाली मत देना। मैंने इसको अपडेट किया है कि जो है राखीगढ़ी भारत का भी बड़ा है सबसे, और पूरे हड़प्पा सभ्यता का भी बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों से प्राप्त हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तीनों में स्थलों में, तीनों जगहों को मिला करके सबसे बड़ा हमारे भारत का ही है राखीगढ़ी। और दूसरे नंबर पे भारत का, दूसरे नंबर पे धौलावीरा है, 5वें नंबर पे जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो धौलावीरा की कुछ विशेषता, इसकी विशेषता, ज़्यादा विशेषता की बात नहीं करेंगे, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता जो थी यहाँ की जल निकास प्रणाली, ये याद लिख लो। और ये हमेशा पूछा जाता है, जल निकास प्रणाली के लिए धौलावीरा जाना जाता है। इसकी जो जल निकास प्रणाली थी बहुत अद्भुत थी। जल निकास प्रणाली इसकी बहुत अद्भुत थी, यानी कि यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना नहीं थी। वर्षा का पानी छोटे नालियों, घर का पानी जो है छोटे नाली से, छोटे नाली का पानी गली के जो है बड़े नाली में, बड़े नाली का बड़े नाले से, बड़े नाले से फिर नदी वगैरह में प्रवाहित कर देते रहेंगे। तो इसकी जल निकास प्रणाली धौलावीरा की बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से ही प्रश्न बनता है, पूछेगा मतलब सर्वोत्तम जल निकास प्रणाली किसकी थी, तो स्थल सारे दे देंगे आपको, धौलावीरा टिक लगाना है, ठीक है। तो और वो इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि जल मतलब जो नालियाँ थी किस प्रकार से थी, मेन होल कैसे थे, सारे वो चर्चा करने की बात नहीं। तो ये कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से एक जलाशय मिला है, एक जो है जलाशय भी मिला है जो सैल का बना हुआ, चट्टान का, चट्टान को काट करके जलाशय बनाया गया होगा। जलाशय जिसमें पानी वानी भरने का काम आता रहा होगा, उसमें सीढ़ी नहीं मिली होगी जलाशय में, तो इससे स्नान का साक्ष्य नहीं मिलता कि उसमें स्नान करते रहेंगे। लेकिन पानी जो है पीने वीने के लिए, चूँकि ये जो है धौलावीरा ऐसे स्थान पे जहाँ पर पानी की कमी रहती रही होगी, तो वहाँ पर जो है जलाशय में पानी भर के पीने वीने के काम में लाते रहे होंगे। तो शैलकृत जलाशय मिला है। कैसा जलाशय? शैलकृत, चट्टान पे नक्काशी करके बनाया गया था। और इसके अलावा देखो स्टेडियम का कंसेप्ट भी वहाँ था, खेल के मतलब क्रीड़ांगन भी मिला है, क्रीड़ाघर भी मिला है, क्रीड़ांगन जिसको स्टेडियम बोलते हैं। तो स्टेडियम भी वहाँ रहा, उसके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ स्टेडियम भी था। तो कितनी विचित्र चीज़ें यहाँ से निकल करके आ रही हैं। धौलावीरा हो गया। अब हम लोग कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आज भी लग रहा है 1 घंटा हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा को क्या कहते हैं? यहाँ से क्या मिली थी? हाँ, काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। तो बैंगल्स याद कर लो, बैंगल्स अंग्रेजी में चूड़ियों को कहते हैं।
तो कालीबंगा से काली काली चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी, जिसको पहले सरस्वती नदी भी कहते थे, और वो उसका अवशेष क्या है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के तट पे क्या मिला है? कालीबंगा का स्थल प्रकाश में आया है, और ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी दी है अमलानंद घोष ने। किसने दी है? अमलानंद घोष ने। ये नाम याद रखना, अमलानंद घोष महोदय ने इसकी जानकारी दी है 1953 ईस्वी में। कब दी है? 1953 ईस्वी में। इसके अलावा उत्खनन कराया है बीके थापर ने। बीके थापर, नाम याद नोट कर लेना, दो नाम याद रखना, अमलानंद घोष और बीके थापर। 1960 में बीके थापर ने काफ़ी उत्खनन कराया है कालीबंगा का। और कालीबंगा की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत। जैसे खेत जोत देते हैं ना, तो उसमें कूड़े बन जाते हैं ना, ऊपर मिट्टी उठी हुई है, नीचे धसी हुई। तो इस तरीके से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ हल भी रहा होगा। तो एक लकड़ी का हल भी मिला है वहाँ से, खिलौना, लकड़ी के खिलौने का हल मिला है, लकड़ी का हल भी मिला है, तभी तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर खेती जो होती थी, चना और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा हवन कुंड भी मिले हैं साथ, ठीक है। और कालीबंगा से एक महत्वपूर्ण चीज़ मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके? भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। तो और चना सरसों की खेती करते थे। तो इस तरीके से ये जो है कुछ नगर हो गए जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 2 स्थल बचे हैं, बाद में करा लेंगे। इसके पहले थोड़ा सा मोटिवेशन बात हो जाए कुछ जो है। एक कहानी सुनाते हैं। देखो, एक चील का नाम सुना होगा। चील एक पक्षी है। बाज कहें, चील नहीं, बाज जो है, बाज एक पक्षी है। और वो इतना जो है हिम्मती होता है कि उसके जब वो जंगल में पहुंच जाता है और शेर अपना शिकार लेकर बैठा हुआ होता है, तो वो भी शिकार लेकर के दुबकने जाता है, शिकार की बाज कहीं छीन करके भाग ना जाए। और शेर तो जंगल का राजा होता है। एक बार रैबेल नाम का पक्षी जो है उसके ऊपर आकर बैठ गया, बाज के ऊपर। अब बाज के पास तो हाथ पैर तो है नहीं कि वो पक्षी को भगा देगा मार करके। रैबेल नामक एक पक्षी आकर के बाज के ऊपर बैठ गया। बाज अपने आप में शाही राजा है, पक्षियों का राजा बाज। और वो जो है उसको भूगोल पता नहीं रहा होगा। भूगोल में हम पढ़ेंगे, जब ऊंचाई बढ़ेंगे तो जो है तापमान कम होगा और जो है ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो बाज उसको भगाने के लिए क्या किया, उसने उड़ान भरी, ऊंचाई पे गया। और ऊंचाई पे गया तो रैबेल को ऑक्सीजन की कमी होने लगी और भाग गया। जीवन में इसी तरह, ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि देखो, आपको इतनी ऊंचाई पे बढ़ना है कि जो है आपकी जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो खुद ही जो है आपकी पीठ से गिर करके हट जाएं। जैसे ही रैबेल बाज की पीठ से इतनी ऊंचाई पे चला गया कि रैबेल जो है उसको बाज की पीठ से हटना पड़ा। तो आप अपनी ऊंचाई बढ़ाते जाओ। और ऊंचाई कैसे बढ़ेगी? शिक्षा लेने से, शिक्षा ग्रहण से, ज्ञान प्राप्त करने से आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। और जब ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ये नौकरियां तो चुटकी बदलते हुए नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। इनका कोई वो नहीं, नौकरियां तो कोई मतलब ही नहीं। पढ़ाई कर रहे हो नौकरियों के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। ऊंचाई बढ़ाते जाओ और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपकी बुराई करेंगे, आने वाले समय में आलोचनाएं होंगी, जो काम करते हैं उनकी आलोचनाएं होती हैं, तो वो अपने आप ही गिरते चले जाएंगे, ज़मीन पे धराशायी होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी बचा हुआ कल देखा जाएगा।